हेलो बिटसेट एस्पिरेंट्स, जैसा हमने पिछले टेस्ट के सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आई होप कि आपने उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को अपेयर किया होगा। इस टेस्ट में आपने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दी होगी। माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस PSPD। हम पहले भी मिल चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपका कल का मॉक टेस्ट था 18 तारीख को, उसका सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री सेक्शन में सॉल्यूशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, क्योंकि 31 to 60 आपका केमिस्ट्री सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं बिना देर किए। डेंसिटी ऑफ 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास विल बी। हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है H2SO4 का और उसकी मोलैरिटी हमको गिवन है, उसका बाय मास आपको कंपोजिशन दिया हुआ है और आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम तो क्या ले लेंगे, 1000 ml में हमें निकालना है। फिक्स कर दिया हमने कि पर लीटर हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मोलर सॉल्यूशन है तो 1000 ml हमने ले लिया। अब हमें देखना है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। मास ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं, अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन होता है तो उसका 1 मोल डिसॉल्व होता है। हमारे पास 3.6 मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी हमको दी हुई है 3.60। तो इस मोलैरिटी के अकॉर्डिंग मास क्या आ जाएगा हमारा, या वेट इन सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 3.60 इंटू 98। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 352 ग्राम। तो इस मोलैरिटी के सॉल्यूशन का वेट है 352 ग्राम। बट हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, 29%। इट मीन्स अगर आपका सॉल्यूशन 100 ml है तो आपके पास 29 ग्राम डिसॉल्व है H2SO4 के इन 100 ml। 1 में कितने डिसॉल्व होंगे, 100/29, और हमारे पास कितना है 352 ग्राम। तो 352 ग्राम हमारा जो डिसॉल्व है उसका कंपोजिशन हमारा आ जाएगा, हम निकाल लेंगे व्हाट इट विल बी अराउंड 1216 ग्राम। आपके पास मास आ गया 1216 ग्राम। डेंसिटी अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी ग्राम पर ml में। तो ग्राम्स आपके पास आ गए, वॉल्यूम आपने 1000 ले लिया, तो व्हाट इट विल बी 1.216 ग्राम पर ml। व्हाट विल बी द आंसर, अराउंड 1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इट मींस BCC स्ट्रक्चर वो बना रहा है। लेंथ ऑफ साइड इट्स यूनिट सेल इज 351 AM। एटॉमिक रेडियस हमें R निकालनी है। तो फॉर BCC स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेडियस इक्वल टू √3a/4। ये रिलेशनशिप हमें पता है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे √3 इंटू 351/4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी अराउंड 152 पिकोमीटर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, अगर जिसको फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को कर सकता है विदाउट एनी टाइम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if sodium sulfate is considered, sodium sulfate, it means Na2SO4 we are dealing with, to be completely dissociated into cations and anions and aqueous solution, the change in freezing point of water delta TF when 0.01 mole of sodium sulfate is dissolved in 1 kilogram of water, Kf is given to us। तो हमें निकालना है डेल्टा TF फॉर द गिवन सॉल्यूशन। Na2SO4 ये हमारा दिया स्टूडेंट्स, हमें पता है Na2SO4 क्या है, एक आयनिक सॉलिड है। कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस सल्फेट -2। इट मीन्स I की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए, 3। आयनिक सॉलिड के लिए डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू आ गई 3,
KF की वैल्यू गिवन है 1.86 और मोलैलिटी 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स 0.01 आपको गिवन है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0558 केल्विन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास आयनिक सॉलिड है, इसलिए इसकी I की वैल्यू भी आप इंक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा TF। यही अगर यूरिया होता तो KF इंटू M से हम डायरेक्ट कर सकते थे। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ electrolytes having Na+, Al+3, Barium+2 for arsenic sulfide। आर्सेनिक सल्फाइड के लिए हमें कोगुलेशन करवाना है आर्सेनिक सल्फाइड का, तो हमें क्या इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लिया गया है, ये क्वेश्चन जो है आपको पता है, ये क्वेश्चन हमारा कोलाइड सेक्शन से लिया गया है और हार्डी-शुल्जे रूल फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का फ्रॉम द कोलाइड्स। और हार्डी-शुल्जे रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो मोर द चार्ज ऑन कैटायन और फॉर इलेक्ट्रोलाइट more will be the coagulation. So this order will be followed in option B, aluminium maximum, barium then sodium। तो तीनों आपको बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। Now the next question from the thermodynamics, a piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands 0.04 mole ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature 37 degree Celsius। तो constant temperature भी आ गया। The values of Q and W for the process will be, and it is absorbing 208 joule of heat। R की वैल्यू भी दी हुई है और log नेचुरल की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो डायरेक्ट ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमें पता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ओके, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो हमें Q एंड W की, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है चेंज। आप देखो चेंज किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये हमारा डेल्टा U की वैल्यू तो हो गई 0, तो Q प्लस W या Q इक्वल टू माइनस W। Q की वैल्यू आपको गिवन है 208, तो वैल्यू W की कितनी आ जाएगी, माइनस 208 जूल। देख लो Q क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, Q की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे है और वर्क की वैल्यू माइनस 200। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अनदर डेटा जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं कि आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाइए और वर्क का फॉर्मूला लगाइए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो डायरेक्ट डेल्टा U से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ इथेनॉल, ये हमारे पास इथेनॉल का कंप्लीट कंबस्टन है। बाय द रिएक्शन विद 3O2 इट इज फॉर्मिंग 2CO2 प्लस 3H2O। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 1364.47 किलोजूल पर मोल। ओके, at 25 degree Celsius, assuming ideality, the enthalpy of combustion for the reaction will be, okay, हमें यहाँ पे हीट की वैल्यू गिवन है, ओके, और अब हम यहाँ पे हीट की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। कैसे निकला हमारे पास, डेल्टा U की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1364। डेल्टा H आपको कैलकुलेट करनी है। डेल्टा NG की वैल्यू निकाल देते हैं हम, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने हैं, गैसियस प्रोडक्ट ही लेने हैं हमें, सिर्फ 2CO2 विल बी इन्वॉल्व। गैसियस रिएक्टेंट 3O2, इट इज -1। डेल्टा NG की वैल्यू आ गई -1। R की वैल्यू आपको गिवन है 8.314। T की वैल्यू आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको 273 से ऐड करेंगे 298 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है डेल्टा
जो R है हमारा वो किस में दिया हुआ है, किलो जूल में, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, अदरवाइज वैल्यू आपकी उसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो ठीक है, तो आप देख लेना दोनों वैल्यूज आपकी सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम, इट मीन्स value of n will be greater, value of l will be greater, or we can say n plus l will be the greater। जिसके लिए n plus l की वैल्यू ज्यादा होगी वो हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी का शेल ऑर्बिटल होगा, तो वहां पे हम कर सकते हैं। n plus 3 की अगर हम वैल्यू, n plus l की वैल्यू देखें तो 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5 and 4 plus 0, n plus l की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि l की वैल्यू क्या है, n से कम होनी चाहिए, परमिजिबल वैल्यू होनी चाहिए। परमिजिबल वैल्यू नहीं हुई तो वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जहाँ n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। क्या आ जाएगा आपका 3d, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3s, 3p एंड 4s। तो हमें पता है कि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस A, B and C, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। हमें 3 रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1, सेकेंड के लिए K2 एंड थर्ड के लिए K3। Which of the following relation is correct? Okay, first reaction CO plus H2 is converting CO2 plus H2. Second reaction CH4 is reacting with water and giving CO plus 3H2O. Third reaction CH4 plus 2H2O, CO2 plus 4H2. Okay, अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले K1 की वैल्यू ले लेते हैं। K1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 H2 over CO and H2। K2 की वैल्यू हमारे पास आती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन CO, H2 raised to power 3, CH4 and H2। सिमिलरली हम K3 की भी लिख लेते हैं वैल्यू। K3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन CO2 H2 रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व हैं, 4 मोल इन्वॉल्व हैं, CH4 एंड H2O रेज टू पावर 2। अब हमें इन तीनों की हेल्प से एक रिलेशनशिप निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स देखो, K2 और K3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, K2 और K3 को मल्टीप्लाई करते हो तो K1 की वैल्यू आनी चाहिए। क्या K2 और K3 को मल्टीप्लाई करके K1 आ सकता है? आप देखिए, कैंसिल आउट करके हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कहीं CH4 नहीं है। अगर मैं K2 और K3 लेती हूँ, इट मीन्स मैं इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे CO2 ले लेती हूँ और H2 4, CH4 और H2O स्क्वायर। क्या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे ये फैक्टर मिल रहा है? नहीं। दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, K3 लेकर आते हैं हम K1 इंटू K2 से, तो K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। K1 हमारा है CO2 H2 CO H2, ये हमारा K1 है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें K2 से। ये रहा हमारा K2 CO H2 CH4 H2। ठीक है, अगर मैं यहां से कैंसिल आउट कर दूं H2O, ओके, क्या बना CO2 CO2, सॉरी K3 लेना है हमें, CO2 H2 3 and 1 4 हो गए,
CH4 is included in our expression and H2O raised to power 2. इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहीं पे करेक्ट हो गया, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको K1, K2, K3 के एक्सप्रेशन ले लेने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप उसको फिट करके देखिए और वो स्टेटमेंट करेक्ट आता है या इनकरेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। हायर ऑर्डर रिएक्शंस, इट मींस मोर देन 3 टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन से भी ज्यादा की जो रिएक्शंस है, दीज आर रेयर ड्यू टू, हमारा काइनेटिक्स से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कहां से, उसका सिंपल रीजन हमें है, कुछ भी देखना नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, increase in entropy and activation energy as more molecules are involved, shifting of equilibrium no, loss of active species on collision no। हमेशा यही होता है कि जितनी ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शंस होती है साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीशीज जो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो साइमल्टेनियस कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, दे आर जस्ट हिटिंग ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, गिवन E0 Fe3+, हमें Fe+3 के लिए E0 वैल्यू दी हुई है, Fe+2 के लिए E0 वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, Fe+3 से Fe+2 बनाना है हमें, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इट मींस E0 Fe3 प्लस Fe2 प्लस हमें निकालना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, E0 Fe+3, Fe का मतलब क्या हो गया कि हमारा Fe3+ है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में, ठीक है, तो बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टिंग इनटू Fe, इसके लिए हमारे पास E0 की वैल्यू है -0.036। इसका इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं तो हमें मिलता है Fe2 प्लस बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू Fe। E0 वैल्यू फॉर दिस इज गिवन -0.439 वोल्ट है, ओके। और अब हमें निकालना क्या है, Fe3 प्लस is converting into Fe2 plus, it means it will accept only 1 electron, और इसके लिए E0 हमें निकालना है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास E0 वैल्यू है तो हम इसके लिए डेल्टा G लिख सकते हैं, डेल्टा G1, अगर मैं इसको लिख दूं इस इक्वेशन को 1, तो डेल्टा G1 इक्वल टू माइनस NFe0। हमें पता है किसी भी सेल रिएक्शन के लिए अगर हमें डेल्टा G निकालना है तो हम इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। N हमारे पास है इस रिएक्शन के लिए कितना, 3। F हमें जरूरत नहीं है, E0 वैल्यू हमारे पास है 0.036, इट इज माइनस, ठीक है, तो ये बन गया +3 इंटू 0.036 F। दूसरी रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा G2 लिख दूं, सेम -N, -N का मतलब 2 Fe0 कितना है 0.439, 0.439, ओके। इन दोनों के लिए मैंने ये कर दिया। अगर मुझे इसके लिए डेल्टा G निकालना है, व्हाट इट विल बी, इट विल बी इक्वल्स टू, देखो आप यहां से अगर मैं देखूं तो कैसे आएगी ये इक्वेशन मेरे पास, अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूं और इक्वेशन 2 लिखूं तो इनको माइनस करके मैं निकाल सकती हूँ Fe+3, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, Fe+2 यहाँ पे, सॉरी ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, Fe+, नहीं, ठीक है, Fe+3, इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगी तो हमारे पास, इस रिएक्शन को रिवर्स करती हूं तो मेरे पास आ जाता है ये रिएक्शन। देखो Fe+2 को इधर ले गई मैं, Fe को इधर ले गई, Fe कैंसिल आउट हो जाएंगे
और Fe+3 बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया Fe+2 में। ये आपके पास आ गई। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी अगर मैं लिखना चाहूंगी तो क्या लिखूंगी, -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, जो मुझे कैलकुलेट करना है, एंड इट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 माइनस ई नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस विल बी इक्वल्स टू इंटू एफ भी है, यहां से ले लेते हैं डेल्टा G1 हमारा है -3, एफ कॉमन ले लेते हैं, -3 इंटू 0.036 -2 इंटू यहाँ पे क्या है -0.439, यहाँ पे माइनस लगाना रह गया डियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, -E0 Fe3 प्लस 2 Fe। इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इट विल बी इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लो और इसको कैलकुलेट कर लो, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो गई, ये भी दोनों वैल्यू प्लस हो गई, तो ये वैल्यू जो आपकी है प्लस में आई, कितनी आएगी देखो, कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को हमारी आएगी 0.108, ठीक है, और ये हमारी आ गई कितनी 0.878। ओके, ये हमने सॉल्व कर ली, हमारी ये आ गई। अब हमारे पास हमने माइनस साइन को कॉमन ले लेना है क्योंकि हमें E0 की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन आप इधर ले जाएंगे तो माइनस 0.18 प्लस 0.878, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव थी, ये माइनस साइन को हम इधर ले जाएंगे या कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू हमारी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.770 वोल्ट। गिवन डेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है आपके पास, बट आप ट्रिकी वे में इसको करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। पहले डेल्टा जी के थ्रू आप उनको कनेक्ट करिए और फिर डेल्टा जी के लिए आप निकालिए, दोनों को कंपेयर करके। At 25 degree Celsius, solubility product again from the ionic equilibrium. Solubility product, it means KSP is given for MgOH whole twice. What pH? At what pH Mg+2 ions start precipitating in the form of MgOH whole twice from a solution of 0.001 m Mg+2 ion. हमें कंसंट्रेशन दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से कम हो जाएगी। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फॉर द प्रेसिपिटेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। तो हम आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल पहले देख लेते हैं कि Sp इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, इट इज गिवन 1 into 10⁻11। ओके, it is equals to Mg2 plus concentration and OH minus concentration raised to power 2, क्योंकि हमारे पास 2 OH आयंस रिलीज होंगे, है ना, तो 2 OH आयन रिलीज होंगे तो हम उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। Mg+2 कंसंट्रेशन हमको कितनी दी हुई है, 0.001। OH माइनस कंसंट्रेशन हम निकाल पाएंगे 1 into 10⁻11, या मैं यूं लिख दूं OH माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻11 ओवर 10⁻3। इसको मैंने 10⁻3 लिख दिया, कैंसिल आउट हो गए 10⁻8। स्क्वायर है, रूट ले लिया तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी हो गई, दैट इज 10⁻4। अगर ये मेरी OH आयन कंसंट्रेशन है तो POH क्या हो जाएगा 4,
Negative logarithm of this will be 4. pH will be 14 minus POH, that is 10. At pH 10, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट, दैट विल बी मोर देन द KSP एंड द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल गेट precipitate. What is the best description of change that occurs when Na2O is dissolved in water? Na2O dissolved in water. Na2O plus H2O, है ना? तो Na2O, oxide ion accept sharing a pair of electron, oxide ion donates a pair of electron, oxide ion number, oxidation number of oxygen increases, oxidation number of solution decreases. तो सिंपल देखो बेटा, ये रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, NaOH, ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड, एंड प्लस हमारे पास बन जाएगा ये Na2O है, ये Na प्लस में 2 NaOH आ जाएगा, ऑक्साइड माइनस O माइनस 2 प्लस H2O इज गिविंग OH माइनस, प्लस हमारा वाटर ने भी क्या दिया है, एक प्रोटॉन देगा, तो यहाँ पे वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में. ठीक है, तो अब हमारा ये रिएक्शन अगर हमारी है, वाटर भी अपना H प्लस दे रहा है, ये इधर आ गया सीधा, क्योंकि हम ऑक्साइड आयन की टर्म्स में ले रहे हैं तो डायरेक्ट लेते हैं, ऑक्साइड आयन की टर्म में ले रहे हैं तो ऑक्साइड आयन कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे OH माइनस में, वाटर से एक H प्लस लेके, और वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में. ये OH माइनस कहाँ से आया, इधर से, और इधर से एक प्रोटॉन गया तो ये बन गया ये. ठीक है, तो अभी हमारा O माइनस 2 क्या है, एक बेस है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड. ओके, और ये हमारा एसिड है क्योंकि ये H प्लस डोनर है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस. ओके, तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड आयन के बारे में हमें लेना है, तो बाकी सबकी हमें कोई जरूरत है नहीं. ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, donates a pair of electrons, oxidation number of, it is donating its pair of electron, H plus acceptor है और lone pair donor है. ठीक है, तो sharing, it is not accepting, it is donating. okay, oxidation number of oxygen increasing, no, क्योंकि देखो यहाँ -2 है, यहाँ पे भी देखोगे दोनों में, तो OH माइनस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल टू -2, तो दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है, तो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग. अब आ रहा है कि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है, इट इज एक्सेप्टिंग, इट इज बिहेविंग एज अ बेस. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. The set representing the correct order of ionic radius from the periodic table भी कह सकते हैं हम, from the S block भी कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था. ट्रेंड्स में से क्वेश्चन, S ब्लॉक में से ट्रेंड्स, S ब्लॉक P ब्लॉक में से क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेंगे कि वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से भी हैं और वो S ब्लॉक P ब्लॉक के भी पार्ट हैं. ऑर्डर देख लेते हैं आयनिक रेडियस का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी. टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब हम देख लेते हैं इनकी पोजीशन कौन कहाँ आता है. ये हमारा लिथियम है, लिथियम प्लस, ये हमारा बेरिलियम प्लस, इस पोजीशन पे लिथियम के डाउन हम जाएंगे सोडियम प्लस, और बेरिलियम प्लस के नीचे जाएंगे तो मैग्नीशियम +2. ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ गया.
अब लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं, पहले लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं, तो लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं, तो लिथियम और बेरिलियम में कौन छोटा हो गया, बेरिलियम स्मॉलर हो गया इन साइज। लिथियम से सोडियम जा रहे हैं तो ये बिगर हो गया। सोडियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो मैग्नीशियम छोटा हो गया, ये बिगर हो गया। इट मीन्स हमारा सोडियम तो क्या हो गया, बिगर वन हो गया, और बेरिलियम हमारा सबसे छोटा हो गया, क्योंकि लिथियम प्लस बड़ा है हमारा बेरिलियम 2 से, बेरिलियम प्लस 2 हमारा जो है वो हमारा, और यहाँ पे लिथियम प्लस हमारा छोटा है सोडियम प्लस से। इट मीन सोडियम प्लस बड़ा हो गया लिथियम से, तो लिथियम प्लस से बड़ा हो गया हमारा सोडियम प्लस। मैग्नीशियम और बेरिलियम में कौन बड़ा है, मैग्नीशियम प्लस 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि वो डाउन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 2 प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। अब मैग्नीशियम और लिथियम में कौन बड़ा है, डेफिनेटली लिथियम बड़ा है, पहले तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट पोजीशन पे है, और उसके अलावा मैग्नीशियम प्लस 2 पे क्या है, प्लस 2 साइन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस 2 चार्ज है, चार्ज ज्यादा है तो साइज क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन ए, Na प्लस लिथियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। पहले आप ट्रेंड को लिखिए और उसके अकॉर्डिंग गिवन आयंस और गिवन स्पीशीज को सेट करिए और ऑर्डर को बनाइए। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट विल बी, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एस ब्लॉक, और ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है और ये रिएक्शन भी हमारी डायरेक्ट है, तो रिएक्शन की सीधी हमारे पास ऑप्शन ए सीधा आ जाता है हमारा, लिथियम नाइट्रेट इट इज डिसोसिएटिंग इनटू NO2 plus O2 showing the different behavior from the other S block elements. Okay, लिथियम के एक्सेप्शनल बिहेवियर में से वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होती है, निकल टेट्राक्लोराइड, नो इट इज टेट्राहेड्रल। प्लेटिनम Cl4 माइनस, यस प्लेटिनम हमारा D8 कॉन्फ़िगरेशन है। प्लेटिनम और निकल दोनों का D8 है, बट निकल D8 से क्लोराइड के साथ निकल क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनाता है बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट प्लेटिनम की जो स्पीशीज है, प्लेटिनम प्लस 2 जो है हमारा, वो कैसा बनाएगा, इट अंडरगोज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म्स द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हमारा ऑप्शन बी ही आ जाता है, तो नेक्स्ट टू पे हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है। और दोनों ऑप्शन में भी आपका स्क्वायर प्लेनर इनमें से कोई भी नहीं बनाती है। आपका जो D8 कॉन्फ़िगरेशन है, निकल बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, बट प्लेटिनम Cl के साथ भी बनाता है, वीक फील्ड के साथ भी बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स EN2C2O4NO2। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और उसमें आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले निकाल लेते हैं, हमें E का निकालना है, X प्लस En की आपकी 0 आ गई, ऑक्जेलेट की कितनी आ जाएगी, -2, और NO2 की कितनी रखेंगे हम, -1 सॉरी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपका है 0, X इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई हमारी +3, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के +2 वाले ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब हमारे पास निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के भी पता चलता है आपको बेटा, डायमीन, एथिलीन डायमीन और ऑक्जेलेट दोनों कैसे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है, इट मीन्स 2 EN कितनी कोऑर्डिनेशन करेंगे, 4, एक ऑक्जेलेट आयन कितना कोऑर्डिनेशन करेगा, 2 लिंकेज शो करेगा, तो कोऑर्डिनेशन टोटल कितना हो गया, 6। 4 कोऑर्डिनेशन विल बी डन बाय द एथिलीन डायमीन और 2 कोऑर्डिनेशन या 2 लिंकेजेस कौन शो करेगा, आपका ऑक्जेलेट आयन। तो टोटल आपके पास आ गया 6। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Which one of the following ore is best concentrated by froth flotation method? Froth flotation method is extensively used for the sulfide ores. तो जो इनमें से सल्फाइड ओर होगा उसका इसके साथ होगा। तो सिडेराइट हमारा क्या आ गया, FeCO3, कार्बोनेट ओर है आयरन का, तो ये हमारा कट हो गया। गैलेना हमारा आ गया PbS, यस इट विल बी। मेलेकाइट हमारा क्या आ गया, कॉपर का हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर का कार्बोनेट ओर आ गया। एंड मैग्नेटाइट Fe3O4, तो ये भी कट, सिर्फ आपका गैलेना। क्वाइट इजी फ्रॉम द मेटलर्जी सेक्शन, बट ये इनडायरेक्ट है। जिन्हें पता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, पहला इनडायरेक्ट हिंट है। और दूसरा, आपके पास कोई भी ओर का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें से सल्फाइड ओर कौन सा है। सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बिकॉज Ag reacts faster with halides in acidic medium, no. Silver halides are totally insoluble in nitric acid, no. Ag2S and AgCN are soluble in acidic medium, no. Sulfide and CN, if present, are decomposed by concentrate HNO3 and hence do not interfere in the test. This is the reason, dear students. अगर यहाँ पे पता है, हमें पता है कि अगर हमें हेलाइड आयन के साथ रिएक्शन करानी है, हमें हेलाइड का टेस्ट करना है, तो हम टेस्ट कराते हैं AgNO3 के साथ, है ना, और हमारा AgX प्रेसिपिटेट होगा। अगर हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी सल्फाइड और साइनाइड आयन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, सल्फाइड आयन है, AgNO3 के साथ क्या रिएक्शन आ जाएगी हमारी, Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इट मीन्स हमें हेलोजन का टेस्ट नहीं मिलेगा, हमें सल्फाइड का टेस्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर साइनाइड आयन प्रेजेंट है, तो वो AgNO3 के साथ टेस्ट करके क्या बना जाएंगे, AgCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट। हमें तो चाहिए था प्रेसिपिटेट ऑफ AgX, इट मीन्स हैलाइड, सिल्वर हैलाइड का टेस्ट चाहिए था, बट इन दोनों ने हमारे टेस्ट को क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट टू रिमूव दीज टू, और इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये किस फॉर्म में निकल जाता है, H2S की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सल्फाइड आयन जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2S की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, और साइनाइड आयन HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCN की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले उसको HNO3 से ट्रीट करते हैं कि अगर सॉल्यूशन में ये दो आयन प्रेजेंट हो तो वो एलिमिनेट हो जाए, एंड देन हम AgNO3 को ऐड करते हैं टू गेट द precipitate of silver halide. It is from the unit 14 qualitative analysis. IUPAC name of the following compound. IUPAC name भी एक nomenclature में से आपके organic section में से आता है, of the following compound. Okay, साइक्लोहेक्सेन तो है हमारे पास, ठीक है, ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये हमारी साइड चेन्स हैं, दो साइड चेन्स हैं, एक हमारे पास इथाइल है, ये देखो, ये तो हमारे पास इथाइल आ गया, और ये हमारे पास डाइमिथाइल आ गया। अब इथाइल और मिथाइल में हमें देखना है अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा, तो पहले वही नाम देख लेते हैं जिनमें इथाइल पहले आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी एंड ए तो आपके ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गए। अब आता है कि इथाइल 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल 1 इथाइल 2 डाइमिथाइल, तो कौन सा ऑप्शन आप देखिए डियर स्टूडेंट्स। अगर इस तरीके से है कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों की लोकेशन से हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी पोजीशन, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, दैट इज 1 इथाइल 2 डाइमिथाइल, है ना। या हमें इथाइल को फर्स्ट पोजीशन देनी है या इथाइल को हमें सेकंड पोजीशन देनी है। तो 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल लोएस्ट लोकेंट रूल कर देंगे और लोएस्ट सम रूल कर देंगे, दोनों फॉलो हो गए, 2 + 1 + 1 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2 + 2, तो क्या आ जाएगा हमारा
5। तो लोएस्ट लोकेंट रूल में हमारा ये आ जाएगा कि हमें लोएस्ट रूल, लोकेंट रूल प्लस लोएस्ट सम रूल दोनों को फॉलो करते हुए इस ऑप्शन को करेक्ट करना है। दोनों फॉलो होने चाहिए। पोजीशन 1 एंड 2 आ रही है तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, लोएस्ट सम रूल पे मूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। Which of the following compound can be detected by Molish test? Molish test किसके लिए होता है? Molish test हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, शुगर्स के लिए होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन पार्ट ऑफ 2 यूनिट्स। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले सकते हो इसको कि कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट, बायोमोलिक्यूल से शुगर का टेस्ट कौन सा होता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस में फंक्शनल ग्रुप के उसमें भी ले सकते हो, यूनिट 14। Which branch chain isomer of hydrocarbon will molecular mass 72 unit gives only one isomer of mono substituted alkyl halide? डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड मिल रहा है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इट इज द हिंट कि ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। आप जो भी कंपाउंड लेंगे उसमें सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। अगर गिवन कंपाउंड में इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आ जाएंगे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड लिख लेते हैं, CH3 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 ब्यूटिल, ठीक है। हो गया। नियोपेंटेन 2 3 4, आइसोहेक्सेन, ये हमारा आइसो ग्रुप हो गया 3 4 5 6। नियोहेक्सेन, ये हमारा नियो ग्रुप आ गया 1 2 3 4 5 6। हमने पहले सबसे सारी स्ट्रक्चर लिख ली। अब हम देख लेते हैं कि किसमें हमारे पास सेम या एक ही टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। ओके, एक ही टाइप के हाइड्रोजन्स हमें देखने हैं। तो पहले ऑप्शन में भी देखो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो बट हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें क्या मिलाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड बनाना है। अगर हम इनमें से किसी एक का क्लोरीनेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2, ऑल हाइड्रोजन्स आर सिमिलर, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3, आइसोहेक्सेन, ये आपके CH3 आ गए 1 डिग्री। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आ गया आपका 1 2 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री 2 डिग्री। तो इट मीन्स इसमें आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री तीनों टाइप के हाइड्रोजन है। इट मीन्स आपके पास मिक्सचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इसमें भी आपके पास 2 हैं, हेलोजिनेशन करेंगे आप 1 डिग्री का हाइड्रोजन भी हट सकता है, 2 डिग्री का भी हटेगा, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन बिकॉज इट इज हैविंग ऑल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप देखिए बेटा, लीस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है तो सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख लो कि आपके पास कौन कौन से एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है। तो कार्बन है दोनों के ऊपर और ऑक्सीजन है हमारे। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पहली बात, ऑक्सीजन और कार्बन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये दोनों तो पहले से ही हट गई। अब आ जाती है आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए जो स्ट्रक्चर बी है, दोनों के चार्ज तो कार्बन पे पास हैं, बट आगे क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, जहां पे आपके पास सारे दोनों जो चार्ज हैं वो कैसे आ रहे हैं,
आपके एकदम नियरेस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं और पोलैरिटी उसकी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। The alkene that exhibits geometrical isomerism, अगेन आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन श्योर आता ही है, मैंने जैसे आपको हिंट दिया था। अब 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल, 2 ब्यूटीन एंड प्रोपीन, सारी स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को लिख के देख लीजिए। पहली स्ट्रक्चर ले लेते हैं प्रोपीन, 2 मिथाइल, ये हमारा 1, 2 और 3। क्या हम इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। 2 ब्यूटीन, CH3, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा H, H। यस, इट कैन शो बिकॉज डबली बॉन्डेड कार्बन का पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 हाइड्रोजन एंड CH3, विच कैन बी अरेंज इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन है तो ये कर लिया, 2 पे मिथाइल लगाना है, CH3। अब कंप्लीट कर लेते हैं, CH3, CH3 और ये CH। अगेन हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन पर सेम ग्रुप आ गए, तो हम उसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। प्रोपीन, वही बात आ गई, डबली बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है, तभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं सिस और ट्रांस। जब डिफरेंट ग्रुप्स ट्रांस पोजीशन पे आएंगे, ऑपोजिट पोजीशन पे, और डिफरेंट ग्रुप्स सेम साइड ऑफ द कार्बन आएंगे। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास, OH भी है साथ में, ओके लिख ही लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH OH Me, Me का मतलब भी CH3 आ गया हमारा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में डियर स्टूडेंट्स क्या आएंगे हमारे, क्योंकि हमें टोटल नंबर निकालना है तो ज्योमेट्रिकल भी लीजिए और ऑप्टिकल भी हमें लेने हैं, तो दोनों को हमें लेना रहेगा। तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम पहले ज्योमेट्रिकल कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, इस पे मैंने H रख दिया और इस पे मैंने CH3 रख दिया, इधर मैंने H रख दिया और इधर ये वाला ग्रुप रख दिया CH OH Me। सिमिलर ग्रुप ऑन ट्रांसपोजिशन, इसी तरीके से इसका सिस आइसोमर बना दूंगी। तो यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया H। सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, हमारे पास आ गया सिस। 2 आइसोमर तो ये हो गए आपके। इसी में अब आप देखो, ये जो कार्बन है हमारा, ये कैसा है हमारा, ये कार्बन है ऑप्टिकल कार्बन और कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि देखो इसकी चारों वैलेंसीज कैसी हैं, डिफरेंट है। H, इसी पे OH है, इसी पे Me लगा हुआ है और इस पे रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हमारा लगा हुआ है ना। तो ये जो वैलेंसी है चारों डिफरेंट है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर बन गया। अगर ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है इट मींस इनकी मिरर इमेजेस भी पॉसिबल हैं। तो हमारे पास टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे? 4 आइसोमर बन जाएंगे। एक ट्रांस का R आइसोमर, एक ट्रांस का S आइसोमर, सिस का R आइसोमर और सिस का S आइसोमर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 4। 4 आइसोमर हमारे बनेंगे, 2 बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और 2 हमारे बनेंगे जो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल के कारण। Consider thiol ion and alkoxy ion. Which of the following statement is correct? Thiol ion is less basic but more nucleophilic than
OR माइनस या एल्कोक्साइड आयन. Thiol ion is more basic and more nucleophilic than alkoxide ion. Thiol ion is more basic but less nucleophilic. Thiol ion is less basic but less nucleophilic than alkoxide ion. चलो तो thiol और उसका देख लेते हैं. पहले अल्कोहल ले लेते हैं. हमारे पास अल्कोहल है और हमारे पास thiol है. अब देखो इन दोनों में हमारे पास कौन एसिडिक है ज्यादा. thiol is more acidic. It means इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा. ठीक है. तो अगर एसिडिटी ऑर्डर इसका बेसिक में तो रिवर्स जाएगा ना. एसिडिटी, अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. तो बेसिसिटी ऑर्डर में तो हमारे पास क्या आ गया, thiol इज लेस बेसिक देन द एल्कोक्साइड आयन. तो पहले तो हम बेसिसिटी वाले देख लेते हैं. मोर बेसिक नो, लेस बेसिक. ओके, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए. अब न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेते हैं. न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है ना. तो बेटर लिविंग ग्रुप. तो कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, मोर न्यूक्लियोफिलिक और लेस न्यूक्लियोफिलिक. दैट RS ion is more nucleophilic than the alkoxide ion. ओके, तो ये हमारा ऑप्शन लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे हम देखते हैं. तो जो जितना बेसिक है, ठीक है, जितना लीस्ट बेसिक होगा, वीकर द बेस, बेटर लिविंग ग्रुप, है ना. तो ये हमारा वीकर आ जाएगा. तो इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा आ जाएगी. तो हमारे पास ऑप्शन आ गया मोर न्यूक्लियोफिलिक देन एल्कोक्साइड आयन. द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट. HOCl के साथ हमारी प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोपीन बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. कैसे बनेगी हमारी प्रोपीन, ये बन गई. साथ में हमें रिएक्शन करानी है HOCl के साथ, हो गई. अब ये रिएक्शन हमारी होगी तो कैसे होगी, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे. यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा आ गया Cl आके अटैच हो गया और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होती है रिएक्शन. अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया. तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बना, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे Cl अटैच हो गया और अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पे आया, उस पे OH माइनस आके अटैक कर देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा टर्शी अल्कोहल. अभी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. बाकी कोई ऑप्शन हमारे पास देखो नहीं आ रहा है जहां पे हमारे पास Cl का भी अटैचमेंट CH2 ग्रुप पे आ रहा हो. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. डायरेक्ट हमारा ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. प्रोपीन के HOCl के साथ रिएक्शन इस इंटरमीडिएट के साथ में मूव करती है प्रोपीनिलियम आयन के थ्रू. मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. अब हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है और हमें रिएजेंट है C6H5CH2 CHOH CH3 होल ट्वाइस. कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम. तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा डिहाइड्रेशन होगा. तो ये तो पता चल ही गया हमारा. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. चलो, रिमूवल ऑफ वाटर एंड एल्कीन विल बी द फॉर्म. तो चारों एल्कीन ही बन रही है. तो पहला तो ऑप्शन हमारे पास क्लियर है. रिएक्शन लिख लेते हैं. C6H5CH OH CH CH3 CH3.
कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो पता है हमारा क्या होगा, H+ का अटैक होगा OH ग्रुप पे, जो हमारी ऑक्सीजन है वो लोन पेयर को देगी। क्या बन जाएगा, C6H5CH CH CH3 CH3। हमारा यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH2, यहाँ से हमारा वाटर निकल गया -H2O। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C6H5CH प्लस CH CH3 ठीक है, यहाँ पे हमारा CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक मिनट, यहाँ पे CH2 भी एक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक CH2 भी है हमारे पास। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, दिस चार्ज विल बी शिफ्ट टू हेयर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट। क्यों, क्योंकि बेंजिल कैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो अब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CH2 प्लस, कार्बोकैटायन जो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल कैटायन में, और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और यहाँ से चार्ज हमारा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा CH2 प्लस, बेंजिल कार्बोकैटायन बन गया। अब बेंजिल कार्बोकैटायन से हमारा क्या है, अगेन बनेगी एल्कीन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया हमारा C6H5CH। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा, वापस से लिख देती हूँ, ये बन गई हमारी एल्कीन। तो इस एल्कीन के हमारे सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे डेफिनेटली, सिस एंड ट्रांस। और ज्यादा कौन सा बनेगा, द मेन प्रोडक्ट विल बी द ट्रांस वन, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। ओके, तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 से है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जो नॉर्मल आप एल्कीन फॉर्मेशन करते हो वही है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका नॉर्मल कैटायन था कार्बोकैटायन, वो अब किस में कन्वर्ट होगा, बेंजिल कार्बोकैटायन में, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। Compound A C8H9Br gives a white precipitate, C8H9Br, I think सबका यही होगा, white precipitate when warmed with alcoholic AgNO3। ओके, AgNO3 के साथ रिएक्शन से हमें white precipitate मिल रहा है, it means formation of AgBr is happening। Oxidation of A gives an acid। ओके, ऑक्सीडेशन पे हमें A के ऑक्सीडेशन पे B मिल रहा है एसिड, and B easily forms anhydride on heating। Identify the compound A। Dear students, अगर देखो ये कंपाउंड आपको जब इस तरीके को क्वेश्चन मिले तो रिएक्शंस पे दिमाग लगाने की बजाय मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑप्शन पे दिमाग लगाएं विद द गिवन हिंट। अगर हमारे पास, क्योंकि सारी रिएक्शंस को रिकॉल करने बैठेंगे तो बहुत मैसअप हो जाएगा, बट अगर आप गिवन ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजीली होगा। हम बैक डोर से जाते हैं। देखो B इजीली फॉर्म्स, हमारे पास A है, A की रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO3 के साथ, तो हमें मिल रहा है AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस B। ठीक है, नहीं सिर्फ AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट, बाकी कुछ भी। और फिर हम अगर A का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है B, और B क्या बनाता है, एक एनहाइड्राइड बनाता है, और B है एक एसिड, ये भी हमें मिल रहा है हिंट। ठीक है, B एक एसिड है और एनहाइड्राइड बनाएगा। अब आप देखो कि हमारे पास अगर एनहाइड्राइड बन रहा है, एसिड से एनहाइड्राइड बन रहा है, तो सिंपल आप समझ लो कि एनहाइड्राइड बनने के लिए क्या आ जाएगा, जो हमारा एसिड के जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एडजेसेंट
कार्बन पर होने चाहिए। यहाँ पे तो हमारे दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो गए। अब आ जाते हैं कि हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ सकता है। तो अब आप देखो हमारे पास एक हिंट और है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर ये कंपाउंड A है या ये है, इन दोनों में से कोई एक हमारा A है। अगर अब हिंट पे इसको जस्टिफाई करते हैं, A जो है हमारा वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgBr बना रहा है। इट मीन्स आपका Br क्या है, सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है। अगर रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है तो सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, तो साइड चेन पे अटैच्ड Br जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। तो आपके पास पहला हिंट आ गया, योर प्रोडक्ट A विल बी दिस वन बिकॉज इट विल फॉर्म AgBr। ओके, दूसरा हिंट, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, ये वाली बात, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड को मैं हीट करूंगी तो मुझे मिलेगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो दिस विल बी योर कंपाउंड। एनहाइड्राइड मिल रहा है, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है आपके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, आपके रिंग प्रोडक्ट है, आपको कोई और दिमाग लगाना नहीं है कि वो एलिसाइक्लिक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से चूज करना है, तो आपके पास रिंग प्रोडक्ट है। और अगर एनहाइड्राइड बन रहा है तो इट मीन्स जो आपके ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के जो ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। तो पहले दो तो आपके ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। और अब आपके इन दोनों में से आप देख लो कि ये ऑप्शन जो आपको हिंट देता है कि AgBr का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन हिंट्स। The presence or absence of hydroxy group on which carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA। ठीक है, शुगर, DNA और RNA में कौन सी शुगर होती है, तो DNA और RNA में हमें पता है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास शुगर आ गई। यहाँ पे हमारे पास OH, H, H, OH, H, OH, H और CH2OH, ये हमारी आ गई राइबोज शुगर। ठीक है, अभी इसका कार्बन देख लूं मैं, 1 2 3 4 5। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाते हैं। तो डीऑक्सी मतलब यहां से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में वो डिफर करते हैं दोनों शुगर, ये राइबोज शुगर है, ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। दोनों शुगर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क कहाँ आता है। सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में फर्क आता है और वही आपसे पूछा गया है। ओके, तो बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन आपके पास आ गया शुगर फॉर्म में। द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज को क्या बोलते हैं। डायरेक्ट थ्योरी से आपका ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज टर्म्ड एज म्यूटा रोटेशन। जब भी आप ग्लूकोज बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसकी दोनों अल्फा बीटा फॉर्म जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं, और आपस में उनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो आज हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के सेगमेंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अपने आंसर इसमें मैच कर लिए होंगे और आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट निकले होंगे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से प्रिपरेशन करते जाइए और आगे सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग द रेजोनेंस PSPD चैनल। थैंक यू।